तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट यानी इंडेफिनिट टेंस मैंने क्लियर कर दिया। तो उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, वहां पे आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बात करेंगे अगर सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो एक जब आप वर्ड समझेंगे, जब किसी भी वर्ड को आप समझते हैं तो सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। यानी वर्ड का मतलब ये होता है, जैसे मैं कंटिन्यू की कह रहा हूं, मैं कंटिन्यू कह रहा हूं, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, कोई चीज जारी रहना। कहते नहीं भाई अपना काम कंटिन्यू रखो, यानी वो वर्क जो होता है वो जारी रहता है, ना तो कंप्लीट हुआ होता है ना तो इनकम्प्लीट होता है। कहने का मतलब ये है कि वो जो वर्क होता है वो कंप्लीट नहीं होता है बल्कि जारी रहता है, इनकम्प्लीट की अवस्था में रहता है, हम ऐसा कह सकते हैं। यानी वर्क जो होता है वो क्या होता है, जारी रहना, किसी भी कार्य का क्या रहना, जारी रहना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर जितने भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, सबके सब में यही पहचान होती है, वर्क जो है वो जारी रहता है। तो पहचान क्या हो जाएगी, चूंकि सर प्रेजेंट है इसलिए लास्ट में तो है तो आएगा ही, और चूंकि वर्क जो है अभी जारी रहता है तो इसलिए रहा है, क्या जाएगा, रहा है या फिर रही है। इस तरह से आपको लास्ट में ये वर्ड आपको दिख जाएगा हिंदी वाक्यों में। चलिए बात करते हैं इंग्लिश वाक्यों में हम कैसे पहचानेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस में कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। इसके लिए सीधा सा आपको समझना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो इज, एम और आर का यूज होता है। सर देखिए जब इज एम आर की बात आती है तो इसके भी रूल्स होते हैं कि इज का यूज जो होता है हमेशा किसके साथ यूज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ। ध्यान समझिएगा, यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है, हाँ सिंगुलर नाउन के साथ ये यूज होता है। अब सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो क्या होता है, जैसे आपको पता है ही, सी, इट, ये सारे सिंगुलर होते हैं। जबकि आई की, एम की बात करें तो हमेशा ऑलवेज ये आई के साथ ही यूज होता है। और अगर आर की बात करें तो आर आपका इसके अलावा जो भी आएगा, जैसे आपका क्या आ जाएगा, आर में वी, यू और दे, ये सारे इन सब वर्ड्स के साथ है ना, इन सब की बात करें तो प्लूरल है, क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। और चाहे प्लूरल नाउन हो तो भी आप उनके साथ आर का यूज होगा। और कंटिन्यूअस टेंस की एक सबसे अगर मैं बात करूं यूनिक फीचर होती है, वो होती है कि इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज जरूर होगा। जितने भी कंटिन्यूअस, जहां भी कंटिन्यूअस वर्ड जुड़ जाए तो आपको समझना है कि यहाँ पे मेन वर्ब में आईएनजी वर्ड जरूर आएगा। सॉरी आईएनजी कह रहा हूँ, जीरंड फॉर्म होता है तो मेन वर्ब में आईएनजी आपका जरूर लगेगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि सेंटेंस की बात करें, हम ये लेक्चर जो आपको बता रहे हैं इसमें स्पेशली मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स के सेंटेंस आपके आते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, सेकंड होता है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल है कि हम किताबें बेच रहे हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि हम किताबें बेच रहे हैं। ठीक है, मैंने यहां पे सेंटेंस लिख दिया। देखिए ये आपका एक सेंटेंस है कि हम किताबें बेच रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जो ना तो निगेटिव हो ना तो इंट्रोगेटिव हो, तो जाहिर सी बात है ये पूरा एक स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि किस बेस पे आप इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, जब भी आप इस तरह के सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी सेंटेंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरू होता है। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में क्या यूज होगा, आईएनजी यूज होगा। क्या यूज होगा, आईएनजी। मेन वर्ब के साथ आईएनजी के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स में हमेशा ध्यान दीजिएगा, पहले मैनर आता है, उसके बाद प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। टाइम सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर। देखिए ये किसी भी टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है
उसका ये स्ट्रक्चर सब का सब सेम रहेगा। और इसी स्ट्रक्चर पे आप अब क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी नाउन प्रोनाउन जो भी हैं आपके, या फिर हम यूँ कहें कि जो भी आपको ट्रांसलेट करना है सबको यहाँ पे पुटअप करते जाइए, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। हमें पहचान होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट पता क्या करता है, कोई भी काम जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट, और करने वाला कौन होता है, कौन हो रहा है, ये हम। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी। तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, और जब हेल्पिंग वर्ब आता है तो हमें पता है कि वर्ब जो होता है उसको, यानी वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमेशा नोटिस कीजिएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब भी देखते हैं तो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी उसके नंबर के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो हमें पता है कि वी जो है ये प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो हमने बताया था कि प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। तो वी आर। अब मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, वर्क कौन सा कर रहा है भैया, ये क्या काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है, और बेचने का काम कर रहा है तो ये वर्ब हो गया, यानी मेन वर्ब हो गया, है ना। और मेन वर्ब जब हो गया तो हमें पता है इसकी इंग्लिश क्या होती है, सेल, सेल होती है। और जब इसकी इंग्लिश सेल होती है तो आईएनजी लगाना ही आपको, तो क्या हो जाएगी, सेलिंग। ये क्या हो जाएगा, सेलिंग, वी आर सेलिंग। अब यहां पे देखिए किताबें, और किताबें क्या है, एक किताब की बात नहीं कर रहा, किताबों की बात कर रहा है, यानी प्लूरल। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बुक है हमारे पास, और बुक के लास्ट में यस लगा देंगे। तो वी आर सेलिंग बुक्स, चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हमने आर का भी यूज किया है। हमने आपको बताया था कि इज का यूज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, जबकि आर का यूज प्लूरल के साथ। चलिए यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, इसी बेस पे आपको सॉल्व कर देना है। सपोज मान लीजिए अगर ये सेंटेंस आपका निगेटिव में होता, तो निगेटिव के केस में क्या होता कि हम किताबें नहीं बेच रहे हैं, भाई ऐसा ही तो था, या कुछ और ले लेते हैं कि सपोज मान लीजिए अजय फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हमने सेंटेंस लिखा कि अजय फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो अजय फुटबॉल नहीं खेल रहा है, उस केस में क्या बन जाएगा। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, निगेटिव के केस में हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम केवल यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, बस इतना समझिएगा। नॉट का यूज कब करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद कर देना है। अगर मान लीजिए इन्हीं के साथ आपका क्या हो जाता, इन्हीं के बाद अगर आपका निगेटिव होता, हम किताबें नहीं बेच रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट ऐड हो जाता, और आपको कुछ नहीं करना निगेटिव में, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देता हूँ, या फिर मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूँ कि अजय फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, देखिए सेंटेंस क्या हो जाएगा, ओके। तो मैं सेंटेंस लेता हूं, अजय फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ओके। तो ये आपके सामने सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को अब हमें सॉल्व करना है, यानी इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट के क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अजय। तो चलिए हम लिख देते हैं अजय। अजय हमें पता है कि ये अजय केवल एक है, यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज। तो अजय इज। उसके बाद हमारा आता है, चूंकि नहीं, यहां देखिए इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज लगना, क्योंकि नहीं है, निगेटिव है, तो इज नॉट। और उसके बाद अब आता है हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है खेलना, क्योंकि कौन सा काम कर रहा है, वो खेलने का काम कर रहा है। तो खेलने का जब काम कर रहा है तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले होती है, तो यहाँ पे प्ले में हमें लगाना है आईएनजी, क्योंकि क्या है ये कंटीन्यूअस है, इसलिए अजय इज नॉट प्लेइंग, भाई क्या खेल रहा है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, फुटबॉल लिख देंगे, ठीक है, फुटबॉल। चलिए ये आपका पूरी तरह से सेंटेंस क्लियर हो गया, ये ट्रांसलेट हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो हमने असर्टिव सेंटेंस के जो दो टाइप्स होते हैं, निगेटिव और अफर्मेटिव, दोनों हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
तो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर हमेशा याद रखिएगा कि दो टाइप्स के होते हैं, दो तरीके से सेंटेंस इंट्रोगेटिव के होते हैं। एक तो जब आप देखेंगे कि हिंदी वाक्यों में जब आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, यानी हिंदी सेंटेंस में एक क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड बाद में आता है, तो सॉरी बीच में आता है। मैं आपके सामने दोनों एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज मान लीजिए मैं लिखा कि क्या वह अपना काम कर रहा है, मैंने लिख दिया क्या वह अपना काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस आपको यहाँ पे मैंने लिखा है, दो सेंटेंस आप देख लेंगे। इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ। देखिए, जब हम हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो दोनों सेंटेंस तो आपका इंट्रोगेटिव है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले वाले सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो पहले आ रहा है, जबकि सेकंड वाले में ये है कि जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो बीच में आ रहा है। भाई क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, यही आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो यही होता है। देखिए, ये जो हिंदी वाक्यों में जो क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है इसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जबकि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान तो हमने हिंदी वाक्यों की कर ली कि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, जबकि इंग्लिश में इसकी पहचान ये होती है कि जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। सिंगल इंट्रोगेटिव क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड, यानी जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो इंग्लिश में, इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखते, यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते, बल्कि शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और जबकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन बीच में आ रहा है इसकी शुरुआत ट्रांसलेट करते वक्त हम क्या करते हैं? इसकी इंग्लिश से करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ध्यान समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है सर? हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता था, जनरली आप लोग देखे थे कि जब सिंपल सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस होता था तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट। अब यहाँ पे उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका है अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड्स। चलिए, लेकिन इसमें क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा और क्वेश्चन वर्ड के बाद देखिए सेम वही रखिए, क्वेश्चन पहले आ गया, अब यहां से शुरुआत करिए, हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ड में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें आपके इसी के अकॉर्डिंग करना है भाई। अब देखिए, जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है अब आप आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे, और ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस इसी पे पुट अप करते जाइए। चलिए, क्या कह रहा है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? हमें पता है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, वह है, और वह जो होता है हमें पता है केवल एक पर्सन की बात कर रहा है जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या यूज हो जाएगा? इज। तो इज। अब बताइए सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही, इज ही। अब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब क्या है? भाई मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है यहां करना। मेन वर्ब देखिए काम जो है कर रहा है, मेन वर्ब क्या है? करना, और जबकि क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब हो गया करना, जिसकी इंग्लिश होती है डू, और डू में लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? इज ही डूइंग
अब देखिए इज ही डूइंग, अब ऑब्जेक्ट चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे काम, तो केवल काम को नहीं लेंगे बल्कि अपने काम को एक साथ लेंगे, अपना काम एक साथ लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है ना, इस हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अपना काम एक साथ लेंगे। तो इज ही डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। ठीक है, इज ही डूइंग हिज वर्क, तो क्या वह अपना काम कर रहा है, ये आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान तरीका होता है। देखिए ये जो मैं आपको ट्रांसलेट बता रहा हूँ जनरली कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस लेक्चर को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड कराता हूँ। ठीक है, और जो लोग अध्यापक भर्ती की तैयारी करें तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ही ये कह सकते हैं कि उनके लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट वह इलाहाबाद क्यों जा रहा है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले तो लिखेंगे वाई। अब उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वाई इज, सब्जेक्ट क्या आएगा, वह, तो वाई इज ही, वाई इज ही, देखिए वह है, वाई इज ही। अब वाई जी के बाद क्या आ जाएगा, जाना, जाना मेन वर्ब है तो गोइंग, गोइंग, एंड देन गोइंग के बाद क्या जाएगा, कहाँ जा रहा है भाई, ये देखिए वह जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो कहाँ, इलाहाबाद, इलाहाबाद क्यों जा रहा है, तो वाई इज ही गोइंग टू इलाहाबाद, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलाहाबाद। बचा तो यही, ठीक है, बचा तो यही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रख देंगे। तो ये हमारा पूरा एक ट्रांसलेट हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। टेंस बहुत ही आसान है, क्योंकि बिना टेंस के तो आप, मुझे नहीं लगता कि ग्रामर आप समझ सकते हैं। पहला टेंस समझिए, उसके बाद आप फिर अदर चीज़ें आपको आसानी समझ में आ जाएंगी। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक लास्ट जो हमारा सेंटेंस बचता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव की खास बात ये होती है कि वो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अक्सर क्या होता था कि नॉट का यूज हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो नॉट का यूज हमेशा हम कहाँ पे करेंगे, नॉट का यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद करेंगे। कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता वह इलाहाबाद क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, तो वाई इज ही नॉट, बस वाई इज ही नॉट गोइंग टू इलाहाबाद। भाई ये क्लियर हो गया, और क्लियर होने के साथ दोस्तों यहाँ पे ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वैसे ही है, बस रूल्स यानी मेन वर्ब की कौन सी